हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के अपने इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कैश बैलेंस अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं। कैम्ब्रिज अप्रोच बेसिकली इट इज़ द सेकेंड अप्रोच ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फर्स्ट अप्रोच में हम लोगों ने बात करी थी फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसको हम कैश ट्रांजेक्शन अप्रोच ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कह रहे थे। कैम्ब्रिज अप्रोच एक्चुअली इट वॉज डेवलप ऑन द क्रिटिसिज्म ऑफ द फिशर अप्रोच। यदि कैम्ब्रिज अप्रोच की बात करें तो इसमें मार्शल, पिगू, किन्स और रॉबर्टसन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज अप्रोच, द वैल्यू ऑफ मनी विल बी डिटरमाइंड एट द पॉइंट वेयर द डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई फॉर द मनी गोइंग टू बी इक्वल टुगेदर। इसको यदि हिंदी में कहें तो कैम्ब्रिज अप्रोच का मानना था कि मुद्रा के मूल्य का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां पर मांगे जाने वाली मुद्रा की मात्रा और पूर्ति की गई मुद्रा की मात्रा आपस में बराबर हो जाए, वहां पे मुद्रा का मूल्य निर्धारित होगा। कैम्ब्रिज अप्रोच स्पेशली एम्फेसाइज ऑन द डिमांड साइड ऑफ द मनी, जबकि हम लोगों ने फिशर वर्जन में देखा कि दे एम्फेसाइज ऑन द सप्लाई साइड ऑफ द मनी। सेकेंड जो था कैम्ब्रिज वर्जन का, दे एडेड द एडिशनल फंक्शन ऑफ द मनी, इट वॉज बेसिकली स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ द मनी। जबकि हम यदि बात कर रहे थे फिशर अप्रोच का, तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा कि दे एम्फेसाइज ऑन द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द मनी। इसको यदि हिंदी में कहें तो फिशर अप्रोच स्पेशली केवल मुद्रा के विनिमय के कार्य को ही जो है प्राथमिकता देता है, जबकि कैम्ब्रिज अप्रोच की बात करें तो इन्होंने मुद्रा के मूल्य संचय के कार्य को बढ़ावा दिया। आगे यदि इस सिद्धांत को माने कि मुद्रा की मांग केवल नगद शेष के लिए की जाती है, जबकि जब हम फिशर वर्जन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि मुद्रा की मांग दैनिक लेन देन के लिए की जाती है। इन्होंने एक एडिशनल वर्क ऐड किया। इन्होंने कहा कि मुद्रा की जो मांग की जाती है इट वुड बी फॉर कैश बैलेंसेस एंड दैट कैश बैलेंसेस विल बी मेन डिटर्मिनेंट फॉर द वैल्यू ऑफ द मनी। इनका मानना यह था कि जो नगद शेष की मांग है यही जो है मुद्रा के मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। According to Cambridge approach, since money has its own purchasing power, therefore the demand for cash balances will be based upon the purchasing power of money. इसको यदि हिंदी में कहें तो कैम्ब्रिज अवधारणा का मानना यह था कि मुद्रा की खुद की क्रय शक्ति होती है और मुद्रा की क्रय शक्ति ही मुद्रा के नगद शेष के मांग के मात्रा को निर्धारित करेगी। इस बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई इंडिविजुअल यदि 100 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी को रखना चाहता है और उस समय सपोज प्रॉपर्टी की कीमत यदि 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, तो एट दैट टाइम तो टोटल कैश डिमांड होगा उस प्रॉपर्टी के लिए, इट वुड बी द 100 मल्टीप्लाइड विथ 100, इट इज़ द 10,000 रुपीज़ ही विल डिमांड। यदि प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ करके 200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो गई तो सेम प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए ही विल डिमांड 2000 मल्टीप्लाइड विथ 100, 20,000 रुपीज़। और यदि हम ये मान लें कि प्रॉपर्टी की कीमत यदि घट करके 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट हो जाती है, तो एट दैट टाइम ही विल डिमांड 50 मल्टीप्लाइड विथ 100, 5,000 रुपीज़। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब प्राइस कम है तो हिज कैश डिमांड इज लेस, इफ प्राइस इज मोर हिज कैश डिमांड इज मोर। एक बात और है कि जो कि हमने फिशर्स अप्रोच के दौरान हम लोगों ने देखा कि द वैल्यू ऑफ मनी, जिसको हम परचेजिंग पावर ऑफ मनी भी कह रहे थे, इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द प्राइस लेवल। जैसा कि हम मान रहे थे कि प्राइस लेवल कम रहने पे वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा होगा और प्राइस लेवल ज़्यादा होने पे वैल्यू ऑफ मनी कम होगा। जबकि हम यहाँ भी देख पा रहे हैं, इफ सपोज प्रॉपर्टी का प्राइस कम है, एट दैट टाइम द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज हाई, एट दैट टाइम ही विल कीप लेस मनी विथ हिम। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा है तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी इज लेस। उस समय मुद्रा का मूल्य क्या है, कम है, और उस समय ही विल डिमांड मोर मनी एज अ कैश बैलेंसेस। इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और हम ये देखते हैं कि बेसिकली इनका मानना यह था कि जब व्यक्ति फ्यूचर के लिए कुछ डिमांड करता है तो बेसिकली ही सैक्रिफाइस हिज प्रेजेंट नीड्स, और यही जो है इनका बेसिक एलिमेंट है टू डिसाइड द वैल्यू ऑफ मनी। इस तरह से कैम्ब्रिज अप्रोच ने मुद्रा के मांग के 2 मोटिव्स को उजागर किया। एक को हम ट्रांजैक्शन मोटिव कह सकते हैं, दूसरे को स्पेशली प्रिकॉशनरी मोटिव कह सकते हैं। तो इन्होंने दोनों मोटिव्स को यहाँ पे ध्यान रखा और इनका मानना यह था कि हर व्यक्ति अपने इनकम का कुछ हिस्सा भविष्य की योजनाओं को निर्धारित करते हुए एज अ कैश बैलेंस अपने पास रखता है।
और यही जो कैश बैलेंस वो अपने पास रखता है, यही वैल्यू ऑफ मनी के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का आय यदि 100 रुपीज़ है, उस समय सपोज वो चाहता है कि 10% हिस्सा वो जो है एज ए कैश बैलेंस अपने पास रखेगा। तब यदि हम 100 रुपीज़ का 10% देखें तो इट इज़ कमिंग 10 रुपीज़, मतलब वो 10 रुपीज़ एज ए कैश बैलेंस अपने पास भविष्य के लिए रखेगा और ही विल एक्सपेंड रेस्ट ऑफ अमाउंट। यदि हम 100 में से 10 रुपये निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 90 रुपये। तो 90 रुपये क्या करेगा, ही विल ट्रांजेक्ट टुडे, वो क्या करेगा, आज विनिमय करेगा। और उस केस में क्या होगा, इफ सपोज कुछ पल के लिए हम ये मान लें कि सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स ही विल डिमांड मोर। और जैसे वो डिमांड ज़्यादा करेगा तो डिमांड प्रेशर की वजह से कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ने से क्या हो जाएगा, कीमतें बढ़ने से जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है इट विल रिड्यूस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो कीमत स्तर है और वैल्यू ऑफ मनी है, इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। हम ये देख रहे हैं कि यदि प्राइस लेवल कम है तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है, और यदि प्राइस लेवल ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ मनी कम है। इस बात को अभी हम देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम उस उदाहरण को लेते हैं। यदि वो व्यक्ति 10% अपने आय का हिस्सा रख रहा है, मतलब 10 रुपये रख रहा है, तो इट मीन्स 90 रुपीज़ ही इज डिमांडिंग। बट सपोज यदि वो इस हिस्से को बढ़ा करके 60% एज ए कैश बैलेंसेस अपने पास रखना चाहता है, उस केस में क्या होगा, इस केस में उसके पास जो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा बचेगा इट वुड बी ओनली फॉर 40 रुपीज़। मतलब 60%, 100 का 60% हो जाएगा 60 रुपये। तो 60 रुपये वो भविष्य के लिए रख ले रहा है 60 रुपीज़, और आज के लिए खर्चे के लिए कितना रख रहा है, 40 रुपीज़। और बेसिकली जो 40 रुपीज़ अपने पास वो रख रहा है, उस स्थिति में क्या कर रहा है वो, एट दैट टाइम ही इज डिमांडिंग लेस। जब कम डिमांड करेगा तो ऑब्वियसली यदि सप्लाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो एट दैट टाइम जो कीमतें होंगी वो गिर जाएंगी, और कीमतें गिरने से वैल्यू ऑफ मनी या परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगा। तो जबकि हम क्या देख पा रहे हैं कि किस तरह से कैश बैलेंसेस वैल्यू ऑफ मनी को थ्रू द प्राइस चेंजेस कैसे ये अफेक्ट कर रहा है। अब इस बैकग्राउंड के साथ आगे हम अलग अलग मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स के द्वारा दिए गए विभिन्न कैम्ब्रिज इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे यदि हम मार्शल की बात माने तो मार्शल किसी भी इंडिविजुअल के वेल्थ को 2 भागों में बांटते हैं। एक को उन्होंने इनकम कहा, दूसरे को उन्होंने एसेट कहा। उन्होंने बताया कि कोई भी इंडिविजुअल अपने इनकम का कुछ हिस्सा, जिसको उन्होंने के कहा, और अपने एसेट का कुछ हिस्सा, जिसको उन्होंने के डैश कहा, वो एज ए कैश बैलेंस रखना चाहता है। इस प्रकार यदि हम मार्शल की बात माने और मार्शल के अनुसार यदि नगद शेष की बात करें तो नगद शेष को यदि हम यम से डिनोट करें, कैश बैलेंस को यदि हम यम से डिनोट करें तो यम इज इक्वल टू के वाई, जहाँ पे वाई क्या है, उनकी जो है इनकम है, के वाई प्लस के डैश ए जहाँ पे एसेट है। इस तरह से उन्होंने बात करी कि हर व्यक्ति अपने आय का और एसेट का कुछ हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखना चाहता है, और यही जो हिस्सा है वही जो है मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम एसेट वाले पार्ट को अपनी गणना के दृष्टि से यदि छोड़ दें, उनके इक्वेशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि यम इक्वल टू के पी वाई, जहाँ पे यम जो है लोगों के पास मुद्रा है और बेसिकली इट इज़ द सप्लाई ऑफ मनी। जहाँ पे यदि के की बात करें तो के इज़ द शेयर ऑफ इनकम, जिसको व्यक्ति एज ए कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहता है। पी इज़ द कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस, इन्होंने कहा उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें हैं। और वाई इज़ बेसिकली द रियल इनकम। इसको हम इस इक्वेशन को यदि हम कीमत के रूप में प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू एम बाई के वाई, जबकि हम जानते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1 बाई पी या इन्वर्स ऑफ द प्राइस लेवल। तो इस स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू के वाई बाई एम। अब इस इक्वेशन को थोड़ा न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे कैम्ब्रिज इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम एज्यूम करें कि यदि के को हम 1/5 मान लें, 1/5 मान लें, और रियल इनकम को 1000 मान लें और मनी सप्लाई को 500 मान लें, तो एट दैट टाइम टू फिल दिस वैल्यू इन द इक्वेशन, जबकि इक्वेशन क्या है, वी एम इक्वल टू के वाई बाई एम में यदि ये सारे वैल्यू यदि हम फिल करें तो जो वैल्यू ऑफ मनी निकल के आता है इट इज़ द 0.4 यूनिट पर रुपीज़ निकल के आता है। एट दैट टाइम जो आपका कीमत स्तर होगा इट वुड बी कमिंग द 2.5 रुपीज़। यदि हम माने कि व्यक्ति अपने आय का और ज़्यादा हिस्सा
जो कि 1/5 के जगह वो जो है 1/4 अपने पास एज ए कैश बैलेंस रखना चाहता है। यदि हम माने कि उसका रियल इनकम 1000 एज इट इज है और दूसरा जो मनी सप्लाई है वो 500 है, वो एज इट इज है, एट दैट टाइम जो वैल्यू ऑफ मनी होगा इट विल कम 0.5 यूनिट पर रुपीज़। मतलब हम ये देख रहे हैं कि कैश बैलेंस उसने ज़्यादा रखना जैसे चालू किया, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो इंक्रीज हो गया। वी नो दैट वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल इन्वर्सली रिलेटेड। तो मतलब कैश बैलेंस ज़्यादा रखने से वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज हो जा रहा है और जो प्राइस लेवल है वो रिड्यूस हो जा रहा है। इसी को हम अपोजिट देख लेते हैं। यदि वो कैश बैलेंस कम अपने पास रखता है, यदि 1/8 पार्ट यदि वो एज ए कैश बैलेंस अपने पास रखना चाहता है और यदि हम रियल इनकम को जो 1000 है एज इट इज रहने देते हैं और मनी सप्लाई जो 500 है उसको हम एज इट इज रहने देते हैं, उस समय यदि हम इक्वेशन में यदि हम वैल्यू पुट करें, जिसको हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू KY/M में यदि ये वैल्यू हम फिट करते हैं तो इसका जो आंसर आता है इट इज़ द P इक्वल टू 0.25 यूनिट पर रुपीज़। मतलब हमने देखा कि जैसे उसने अपने आय का नगद शेष हिस्सा जैसे उसने कम किया वैसे ही वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि वो कैश बैलेंस ज़्यादा रख रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी ज़्यादा है और प्राइस लेवल कम है। यदि वो कैश बैलेंस कम रख रहा है तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जा रही है और जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जा रहा है। यदि हम फिशर इक्वेशन से यदि इसकी तुलना करें तो हम यहाँ पे K को स्थिर मान लेते हैं और साथ ही साथ रियल इनकम को स्थिर मान लें। उस अवस्था में यदि हम मनी सप्लाई को 500 से बढ़ा करके 1000 कर दें तो क्या होगा। जैसे हमने इसको बढ़ा करके 1000 किया तो आप देखेंगे कि कैलकुलेशन में जो वैल्यू ऑफ मनी है इट इज़ कमिंग 0.2 यूनिट पर रुपीज़। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि हमने जैसे मुद्रा की मात्रा को डबल किया तो कीमत स्तर डबल हो गया और वैल्यू ऑफ मनी पहले से आधा हो गई। तो हम फिर से कह सकते हैं कि जैसा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में माना गया कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा को दुना करने से कीमत स्तर दोगुना हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी आधा रह जाता है। तो इस तरह से मार्शल अपनी बात रखते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए यदि हम पिगू के इक्वेशन की बात करें तो पिगू ने जो इक्वेशन दिया वो स्पेशली M इक्वल टू KPR। यहाँ पे M बेसिकली इट इज़ द लीगल टेंडर ऑफ द मनी, जिसको हम मनी सप्लाई मान सकते हैं, और K इन्होंने माना इट इज़ द रियल इनकम। लेकिन इन्होंने जो रियल इनकम की स्थिति थी इसको उन्होंने पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक गुड्स स्पेशली उन्होंने व्हीट के रूप में रियल इनकम को प्रोड्यूस किया, जिसके लिए हमने यहाँ पे R रखा है। R को इन्होंने कहा कि R इज़ द रियल इनकम जो रिप्रेजेंटेड है इन व्हीट के रूप में रिप्रेजेंटेड है। K इन्होंने कहा कि K वो हिस्सा है जो व्यक्ति नगद के रूप में अपने पास रखना चाहता है। P इज़ द प्राइस ऑफ द कंजम्पशन गुड्स। उस केस में पिगू के इक्वेशन को भी हम जो है वैल्यू ऑफ मनी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि P इक्वल टू M/KR, जबकि हम जानते हैं कि VM इक्वल टू 1/P। तो उस स्थिति को रिप्लेस करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू KR/M, जो कि सिमिलर है मार्शल के इक्वेशन से KY/M के। यहाँ पे बाद में पिगू ने अपने इक्वेशन को रिवाइज किया। इन्होंने बैंकों की उपादेयता या बैंकों के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने इक्वेशन को जो नया इक्वेशन दिया इसमें इन्होंने यह कहा कि वैल्यू ऑफ मनी इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू KR/M मल्टीप्लाइड विथ C प्लस H इन ब्रैकेट 1 - C। जबकि जहाँ पे इन्होंने C को कहा इट इज़ द शेयर ऑफ मनी विच पीपल कीप एज अ कैश देयर इन देयर हैंड, जहाँ पे मानना था कि C वो हिस्सा है जो व्यक्ति कैश के रूप में नगद शेष के रूप में अपने हाथ में रखता है। H स्मॉल h जहाँ पे इन्होंने यह कहा कि शेयर ऑफ बैंक डिपॉजिट विच बैंक कीप्स एज कैश विद देम, जहाँ पे इन्होंने यह माना कि H वो हिस्सा है जो बैंक अपने कुल जमा का कैश के रूप में अपने पास रखता है। दूसरा 1 - C इट इज़ द शेयर ऑफ मनी विच पीपल कीप इन देयर बैंक अकाउंट, जहाँ पे इन्होंने 1/C को कहा कि वो पैसा है जो व्यक्ति अपने आय का हिस्सा बैंक में रखता है। तो इन दैट केस यदि पिगू ने कहा कि यदि हम K, R, U और H को हम यदि फिक्स मान लें और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी को यदि हम इकाई मान लें तो उस स्थिति में इन्होंने यह माना
कि इस तरह से अन्य बातें समान रहने पर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करने से कीमत स्तर डबल हो जाता है और वैल्यू ऑफ मनी हाफ हो जाता है। इसको हम न्यूमेरिकली समझ सकते हैं। आगे हम बात करेंगे रॉबर्टसन के इक्वेशन का। रॉबर्टसन की बात करें तो इन्होंने अपना जो इक्वेशन दिया, इन्होंने कहा m इक्वल टू KPT, जहाँ पे जो मार्शल और पीकू के इक्वेशन के सिमिलर है। यहाँ पे जो चेंजेज है इट इज़ बेसिकली T। यहाँ पे T क्या है? T इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच वर ट्रांजेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर। T के बारे में रॉबर्टसन का कहना है कि ये जो है एक वित्तीय वर्ष में कुल वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन है, उसको इन्होंने रखा, जिसको उन्होंने एटलीस्ट इट वॉज नथिंग बट इट इज़ बेसिकली प्रेजेंटेड एज अ नेशनल इनकम। इन्होंने नेशनल इनकम के रूप में इसको प्रोड्यूस किया। इन्होंने ये कहा कि इसमें इसका कुछ हिस्सा अपने टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ हिस्सा व्यक्ति नगद के रूप में अपने पास रखना चाहता है, और वही जो है वैल्यू ऑफ मनी के डिटर्मिनेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि हम इनके इक्वेशन को भी हम कीमत के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, P इक्वल टू M/KT, और साथ ही साथ यदि हम वैल्यू ऑफ मनी के रूप में प्रोड्यूस करें तो हम कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी इज इक्वल टू KT/M। तो इस तरह से हम कैम्ब्रिज इक्वेशन को हम एक साथ यदि प्रोड्यूस करें तो हम कह सकते हैं कि M इक्वल टू KPY इज इक्वल टू KPR इज इक्वल टू KPT। यदि कुछ पल के लिए हम मान लें कि Y इक्वल टू R इक्वल टू T, यदि ऐसा है तो। यदि हम कैश बैलेंस अप्रोच के एजम्पशंस की बात करें तो इनका मानना यह था कि K इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी। इनका मानना यह था कि जो नगद शेष व्यक्ति अपने पास रखता है वही जो है मुद्रा के मूल्य निर्धारण का महत्वपूर्ण कारण होगा। दूसरी बात इन्होंने जो मानी, जो एजम्पशन माना, इन्होंने ये कहा कि KY या अन्य समीकरण की बात करें RT, Y बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू द मार्शल, R रिलेटेड टू द पीगू एंड T रिलेटेड टू द रॉबर्टसन। तो यदि इन तीनों की बात करें तो इन्होंने माना कि इट वुड बी फिक्स इन द इक्वेशन। और अगली बात इन्होंने मानी यूनिफॉर्म यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी। इन्होंने यह कहा कि जो मुद्रा के मांग की जो लोच है वो इकाई होगी। मतलब ये कि इनका कहना यह था कि यदि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो इट वुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस एंड इन्वर्सली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ मनी। जो परिवर्तन होगा इट वुड बी द प्रोपोर्शनेट चेंजेज वुड बी देयर। अब यदि हम इनकी आलोचनाओं की बात करें, कैम्ब्रिज अप्रोच की आलोचनाओं की बात करें, तो सबसे पहले इनकी आलोचना इनकी मान्यताओं के आधार पर की जाती है। जबकि इन्होंने माना कि KY R अथवा T जो है फिक्स है, जबकि ये माना कि ये कभी फिक्स नहीं रह सकता है, क्योंकि आपकी जो भविष्य की ज़रूरतें, जैसा कि एक जगह इन्होंने खुद ही कहा कि जो कीमतें हैं वही जो है निर्धारित करती हैं भविष्य की कीमतें, और परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल डिसाइड द कैश बैलेंसेस। इन्होंने एक जगह कहा था कि जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वही जो है नगद शेष के मांग को निर्धारित करेगी। तो हम यदि पहले से ही हम K को या रियल इनकम को या फिर रियल इनकम जो वस्तुओं के रूप में प्रदर्शित की गई है R मार्शल पीगू के समय में या रॉबर्टसन के समय में यदि टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उस अवस्था में यदि हम माने कि यदि ये फिक्स रहेंगे तो वो जो है बिल्कुल अवास्तविक सा प्रतीत होता है। दूसरा इन्होंने माना कि K इज ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। इन्होंने माना कि जो नगद शेष की मांग है या जो नगद शेष है वही जो है वैल्यू डिटर्मिनेशन ऑफ मनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा नहीं है। जबकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तुओं का मूल्य, चाहे वो मुद्रा के मूल्य का भी निर्धारण हो, उसमें बहुत सारे कारण इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इन्होंने यूनिफॉर्म इलास्टिसिटी की बात की, तो हम यदि माने कि डायनेमिक इकोनॉमिक कंडीशन में वो जो फिक्स नहीं रह सकता, इट विल चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा यदि हम अगली आलोचनाओं की बात करें तो इसमें यह माना जाता है कि इन्होंने जो है इवन सम इम्प्रूवमेंट इन्होंने दिखाया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इन्होंने ट्रांजैक्शन मोटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव को ऐड किया, जबकि बाद में किन्स ने जो है स्पेकुलेटिव मोटिव डिमांड फॉर मनी में एक सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा के मांग को रखा। तो इस तरह से ये माना जाता है कि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने उस उद्देश्य की चर्चा नहीं करी। दूसरा इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया। इनकी एक और आलोचना की जाती है, ये कहा जाता है कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मुद्रा के सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मुद्रा के मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने निगलेक्ट किया। तीसरा इस सिद्धांत को ये मानते हैं, बहुत सारे अर्थशास्त्री सिद्धांत की आलोचना इस आधार पे भी करते हैं कि ये बेसिकली एक तरह का स्टैटिक कॉन्सेप्ट है।
अगली आलोचना इस सिद्धांत की इस आधार पर की जाती है कि ये जो है प्राइस के डायनेमिक बिहेवियर को इग्नोर किया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि फिशर और कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या सिमिलरिटीज़ थी, क्या डिससिमिलरिटीज़ थी और दोनों सिद्धांतों में क्या सुपीरियर है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।